अध्याय 14 पर्सी और सीरियस। अगली सुबह अपने कमरे में हैरी सबसे पहले जागा। एक पल के लिए तो वह पलंग के पर्दों के बीच से आती सूरज की किरण से धूल के कणों को देखता रहा और इस बात पर खुश होता रहा कि आज शनिवार था। सत्र का पहला सप्ताह बहुत लंबा लगा था, जादू का इतिहास की बहुत लंबी क्लास की तरह। वो नींदी खामोशी और सूर्य की किरण की हल्की रोशनी से उसने अंदाजा लगा लिया कि सूर्योदय उसी समय हुआ होगा। उसने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दे खोले और उठकर कपड़े पहनने लगा। दूर चहचहाती चिड़ियों के अलावा उसे सिर्फ गरुड़द्वार के अपने सो रहे सहपाठियों की धीमी गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से स्कूल बैग खोला, चरम पत्र तथा कलम बाहर निकाले और कमरे से निकलकर हॉल की तरफ जाने लगा। अंगीठी की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन हैरी सीधे उसके पास रखी अपनी प्रिय कुर्सी की तरफ गया और आराम से बैठ गया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाते हुए अपना चरमपत्र खोला। हॉल में हर रात को आमतौर पर चरमपत्रों के मुड़े तुड़े टुकड़े, पुराने गोबर स्टोन, खाली डब्बे और चॉकलेटों के रैपर पड़े रहते थे। अब यह सारा कचरा साफ हो चुका था। हरमाइनी ने घरेलू जिन्नों के लिए जो हेड बनाए थे वे भी जा चुके थे। हैरी ने अस्पष्टता से सोचा कि अब तक कितने सारे घरेलू जिन्न चाहे अनचाहे आजाद हो गए होंगे। फिर उसने स्याही की बोतल खोली और उसमें कलम डुबाकर चरमपत्र की चिकनी पीली सतह के 1 इंच ऊपर हवा में रखकर दिमाग पर जोर डालने लगा। लेकिन एकाध मिनट बाद उसने पाया कि वह खाली अंगीठी को ही एकटक देख रहा था और उसके दिमाग को शब्द नहीं सूझ रहे थे। अब उसे समझ में आया कि गर्मियों में रॉन और हरमाइनी के लिए उसे चिट्ठियां लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। वह सीरियस को पिछले सप्ताह की हर बात कैसे बताए, वह उससे वे सारे सवाल कैसे पूछे जिन्हें पूछने के लिए वह उतावला था, ताकि अगर कोई चिट्ठी चुराने वाला ताक में बैठा हो तो उसे वह जानकारी न मिल जाए जो वह उसे नहीं देना चाहता। वह कुछ समय तक स्थिर बैठा बैठा अंगीठी को ताकता रहा। फिर आखिरकार फैसला करते हुए उसने स्याही की बोतल में एक बार फिर कलम डुबाई और दृढ़ता से चरमपत्र पर रख दी। प्रिय स्नफल्स, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर पहला सप्ताह भयंकर गुजरा। मुझे सचमुच खुशी है कि यह सप्ताह खत्म हो गया। गुप्त कलाओं से रक्षा की हमारी नई टीचर आई हैं, जिनका नाम प्रोफेसर अम्ब्रिज है। वे तुम्हारी मम्मी जितनी ही अच्छी हैं। मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हें जिस चीज के बारे में बताया था वह कल शाम को एक बार फिर हुई थी, जब मैं अम्ब्रिज के कमरे में उनकी दी हुई सजा काट रहा था। हम सभी हमारे सबसे बड़े दोस्त को याद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। मेहरबानी करके जल्दी जवाब देना। तुम्हारा हैरी। हैरी ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा और इसे बाहरी व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश की। उसे लगा कि इस चिट्ठी को पढ़कर कोई नहीं समझ सकता कि वह क्या कहना चाहता है या किससे कह रहा है। उसे उम्मीद थी कि सीरियस हैग्रिड के बारे में किए गए इशारे को समझ जाएगा और उन्हें बता देगा कि वह कब तक लौट सकता है। हैरी हॉगवर्ट्स में ज्यादा पूछताछ करके लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना नहीं चाहता था कि अगर हैग्रिड हॉगवर्ट्स में नहीं है तो फिर कहाँ है और क्या कर रहा है। चिट्ठी बहुत छोटी थी, लेकिन इसे लिखने में बहुत समय लग गया। चिट्ठी पूरी होने तक धूप रेंगती हुई आधे हॉल में आ चुकी थी। अब उसे ऊपर के कमरों से विद्यार्थियों की खटर पटर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चरमपत्र को सावधानी से बंद करते हुए वह तस्वीर के छेद में से बाहर निकला और उल्लू घर की तरफ चल दिया। जब हैरी गलियारे में जा रहा था तो लगभग सिरकटा निक उसके ठीक सामने वाली दीवार में से निकला और बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस रास्ते से नहीं जाता। गलियारे में पैरासेल्सिस की मूर्ति के पास से जो भी पहला विद्यार्थी गुजरेगा, पीप्स उसके साथ बहुत बढ़िया मजाक करने की योजना बना रहा है। हैरी ने पूछा, कहीं वह पैरासेल्सिस की मूर्ति उस व्यक्ति के सिर पर तो नहीं गिराना चाहता? मजेदार बात यह है कि सचमुच ऐसा ही है, लगभग सिरकटे निक ने बोरियत भरी आवाज में कहा। चतुराई पीप्स की विशेषता कभी नहीं रही। मैं खूनी नवाब को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वे ही पीप्स को रोक सकते हैं। मिलते हैं, हैरी। हाँ, विदा, हैरी ने कहा और दाहिनी तरफ मुड़ने के बजाय बाईं तरफ मुड़ गया, जो उल्लू घर पहुंचने का थोड़ा लंबा लेकिन ज्यादा सुरक्षित रास्ता था। खिड़कियों के पास से गुजरते समय उसका मनोबल बढ़ गया, क्योंकि उसे बाहर चमकता हुआ नीला आसमान दिख रहा था। दोपहर में वह क्विडिच खेलने वाला था। आखिरकार वह क्विडिच पिच पर लौट सकेगा। तभी कोई चीज उसके टखनों को छूती हुई निकली। उसने नीचे देखा। वहां चौकीदार फिल्च की कंकाल जैसी भूरी बिल्ली मिसेस नॉरिस थी, जो उसके पास से जा रही थी।
उदास विल्फ्रेड की मूर्ति के पीछे ओझल होने से पहले मिसेस नॉरिस ने हैरी को एक पल के लिए अपनी लैंप जैसी पीली आंखों से घूर कर देखा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, हैरी ने चिल्लाकर कहा। मिसेस नॉरिस की आंखों से यह साफ नजर आ रहा था कि वह अपने मालिक को खबर देने जा रही है, लेकिन हैरी इसका कारण नहीं समझ पाया। शनिवार की सुबह उल्लू घर में जाना तो गुनाह नहीं था। सूरज अब आसमान में ऊपर पहुंच चुका था और जब हैरी उल्लू घर में दाखिल हुआ तो बिना कांच वाली खिड़कियों के कारण उसकी आंखें चौंधिया गईं। धूप की मोटी मोटी किरणें गोलाकार कमरे में फैल रही थी, जिसमें सैकड़ों उल्लू पट्टियों पर बैठे हुए थे और सुबह के उजाले से थोड़े बेचैन हो रहे थे। कुछ तो स्पष्ट रूप से उसी समय शिकार करके लौटे थे। जब हैरी ने छोटे जानवरों की हड्डियों के पार पैर रखा तो भूसे से ढके फर्श ने थोड़ी आवाज की। उसने हेडविग को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई। हेडविग मेहराबदार छत के बिल्कुल पास बैठी थी। हैरी बोला, अच्छा तो तुम वहां हो, नीचे आ जाओ, मैं एक चिट्ठी भेजना चाहता हूँ। धीमी आवाज निकालकर उसने अपने बड़े सफेद पंख फैलाए और धीरे से उसके कंधे पर आकर बैठ गई। इस पर बाहर स्नफल्स लिखा है, उसने हेडविग की चोंच में चिट्ठी फंसाते हुए कहा और बिना सोचे समझे फुसफुसाकर यह भी बोल दिया, लेकिन यह सीरियस के लिए है, ठीक है। हेडविग ने एक बार अपनी भूरी पीली आंखें झपकाईं, जिसका हैरी ने यह मतलब निकाला कि वह समझ गई थी। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहे, हैरी ने उसे खिड़की तक ले जाते हुए कहा। एक पल के लिए उसके हाथ पर दबाव डालने के बाद हेडविग उजले और चौंधियाते आसमान में उड़ गई। हैरी उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह धूल के काले कण की तरह नहीं दिखने लगी और ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपनी निगाह हैग्रिड के कैबिन की तरफ घुमाई, जो इस खिड़की से साफ दिख रहा था। यह भी साफ दिख रहा था कि उसमें कोई नहीं था, क्योंकि चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था और पर्दे लगे हुए थे। अंधेरे जंगल के पेड़ों के ऊपरी फुगनियां मंद मंद बहती हवा में लहरा रही थी। हैरी उन्हें देखता रहा और अपने चेहरे को छूती ताजी हवा का आनंद लेता रहा। वह कल्पना कर रहा था कि क्विडिच खेलने में उसे कितना मजा आएगा। फिर उसे वह दिख गया, पंखों वाला एक बड़ा घोड़ा। वह घोड़ा उन्हीं घोड़ों जैसे था जो हॉगवर्ट्स की गाड़ियां खींच रहे थे। उसके चमड़े जैसे काले पंख फैले और वह पेड़ों के बीच से किसी अजीब से दैत्याकार पक्षी की तरह ऊपर उठा। उसने एक गोल चक्कर लगाया और फिर पेड़ों के बीच लौट गया। यह सारा वाकया इतनी जल्दी हो गया कि हैरी को यकीन करना मुश्किल था कि उसने क्या देखा था। वह तो सिर्फ इस बात पर यकीन कर सकता था कि उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। तभी उसे पीछे से उल्लू घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। वह सदमे में उछला और तेजी से मुड़ा। उसने देखा कि चो चैंग अपने हाथ में एक चिट्ठी और पार्सल ला रही है। हाय, हैरी के मुंह से बरबस ही निकल गया। ओह हाय, चो ने हाँफते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुबह यहाँ पर कोई होगा। मुझे 5 मिनट पहले ही याद आया था, आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। उसने पार्सल दिखाया। अच्छा, हैरी ने कहा। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वह कोई मजेदार और दिलचस्प बात कहना चाहता था, लेकिन उस भयंकर पंख वाले घोड़े की याद उसके दिमाग में अब भी ताजा थी। सुहाना दिन है, उसने खिड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। उसके अंदरूनी अंग संकोच के मारे सिकुड़ गए थे। मौसम, वह मौसम के बारे में बातें कर रहा था। हाँ, चो ने किसी अच्छे उल्लू की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। क्विडिच के लिए बहुत अच्छा मौसम है। मैं पूरे सप्ताह बाहर नहीं निकली और तुम? मैं भी नहीं निकल पाया, हैरी ने कहा। चो ने स्कूल के एक करेल उल्लू को चुन लिया। उसने उसे पुचकारते हुए अपनी बाह तक बुलाया। उल्लू ने आकर अपना पंजा आगे बढ़ा दिया ताकि चो उसमें पार्सल बांध सके। चो ने पूछा, सुनो, मैंने सुना है क्या गरुड़द्वार को नया कीपर मिल गया है? हाँ, हैरी ने कहा। मेरा दोस्त रॉन वीजली, क्या तुम उसे जानती हो? टॉर्नेडोज से नफरत करने वाला, चो ने थोड़े ठंडे लहजे में कहा। क्या वह अच्छा है? हाँ, हैरी ने कहा। लगता तो है, हालांकि मैंने उसका ट्रायल नहीं देखा। मैं उस समय सजा काट रहा था। चो ने ऊपर देखा। पार्सल अभी उल्लू के पंजों में आधा ही बंद पाया था। वह अमरीज औरत बुरी है, चो ने धीमी आवाज में कहा। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए सजा दे दी क्योंकि तुमने यह सच्चाई बताई थी कि वह कैसे मरा। यह बात पूरे स्कूल में फैल गई और सबको पता चल गई। तुम सचमुच बहादुर हो जो तुमने इस तरह उस औरत का सामना किया। हैरी के अंदरूनी अंग बहुत तेजी से फूलने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे वह हवा में उड़ने लगा हो और उल्लुओं के बीच से भरे फर्श से कुछ इंच ऊपर तैरने लगा हो। अब उड़ने वाले मूर्खतापूर्ण घोड़ों की किसे परवाह थी, जो उसे सचमुच बहादुर मानती है।
एक पल के लिए उसने सोचा कि वह चो के पार्सल को उल्लू के पंजे में बांधने के बहाने उसे अपने हाथ का घाव दिखा दे, लेकिन जिस पल यह रोमांचक विचार उसके दिमाग में आया, उल्लू घर का दरवाजा दोबारा खुल गया। चौकीदार फिल्च कमरे में घुरघुराता हुआ आया। उसके धसे हुए गालों पर नसें दिख रही थीं और उन पर बैंगनी धब्बे भी थे। उसके जबड़े हिल रहे थे और उसके पतले भूरे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह भागकर यहाँ आया था। मिसेस नॉरिस फिल्च के पीछे थी और ऊपर बैठे उल्लुओं को देखकर भूखे अंदाज में म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ऊपर पंख फड़फड़ाने की बेचैन आवाज आई और एक बड़े भूरे उल्लू ने अपनी चोंच खतरनाक अंदाज में कुटकुटाई। आहा! फिल्च ने हैरी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा और उसके गाल गुस्से से कांपने लगे। मुझे खुफिया खबर मिली है कि तुम गोबर बमों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भेजने वाले हो। हैरी अपने हाथ बांधकर चौकीदार को घूरने लगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं गोबर बमों का ऑर्डर देने वाला हूँ? चो त्योरियां चढ़ाकर कभी हैरी को तो कभी फिल्च को देख रही थी। उसकी बाह पर खड़ा करेल उल्लू एक पैर पर खड़े खड़े थक गया था। उसने चेतावनी भरी आवाज निकाली, लेकिन चो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे अपने सूत्र हैं, फिल्च ने संतुष्टि भरी आवाज में कहा। तुम जो भी भेज रहे हो वह मुझे दे दो। हैरी इस बात पर बहुत खुश हुआ कि उसने चिट्ठी भेजने में टाल मटोल नहीं की थी और बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तो चिट्ठी भेज दी। भेज दी? फिल्च ने कहा और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। भेज दी, हैरी ने शांति से कहा। फिल्च ने गुस्से से अपने मुंह खोला, कुछ पल तक घूरता रहा और फिर अपनी आंखों से हैरी के दुशाले का मुआयना किया। मैं यह बात कैसे मान लूं कि वह चिट्ठी तुम्हारी जेब में नहीं है? क्योंकि मैंने उसे वो चिट्ठी भेजते देखा था, चो ने गुस्से में कहा। फिल्च उसकी तरफ मुड़ा। तुमने उसे देखा था? हाँ, मैंने उसे देखा था, उसने खूंखार अंदाज में कहा। पल भर के लिए खामोशी छा गई, जिसमें फिल्च ने चो को गुस्से से घूर कर देखा। बदले में चो ने भी पलट कर उसे घूरा। फिर फिल्च पलट कर दरवाजे की तरफ चला गया। अपना हाथ हैंडल पर रखते हुए वह रुका और पलट कर हैरी को देखने लगा। अगर मुझे गोबर बम की गंध भी आई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मिसेस नॉरिस ने उल्लुओं को आखिरी बार हसरत से देखा और उसके पीछे चली गई। हैरी और चो ने एक दूसरे को देखा। धन्यवाद, हैरी ने कहा। कोई दिक्कत नहीं है, चो ने कहा और आखिरकार पार्सल को करेल उल्लू के दूसरे पैर में बांध दिया। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी था। तुम गोबर बमों का ऑर्डर तो नहीं दे रहे थे, है ना? नहीं, हैरी ने कहा। उल्लू को खिड़की तक ले जाते हुए चो बोली। फिर उसने ऐसा क्यों सोचा कि तुम ऑर्डर दे रहे थे? हैरी ने कंधे उचका दिए। वह भी चो जितनी ही गफलत में था। हालांकि अजीब बात यह थी कि उस पल उसे यह बात ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी। वे उल्लू घर से एक साथ बाहर निकले। महल के पश्चिमी खंड की तरफ जाने वाले एक गलियारे के मोड़ पर पहुंचकर चो ने कहा, मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। अच्छा, तो मिलते हैं हैरी। हाँ, मिलते हैं। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और चली गई। हैरी चलता गया। मन ही मन वह बहुत खुश था। उसने चो के साथ पूरी बातचीत कर ली थी और एक बार भी नहीं शर्माया था। तुम सचमुच बहादुर हो जो तुमने इस तरह उस औरत का सामना किया। चो ने उसे बहादुर कहा था। वह इस बात से नहीं चिढ़ती थी कि वह जिंदा बच गया था। वह जानता था कि वह सेड्रिक को पसंद करती थी। हालांकि अगर सेड्रिक के पूछने से पहले उसने चो से डांस में चलने के बारे में पूछ लिया होता तो परिस्थितियां अलग भी हो सकती थी। जब हैरी के पूछने पर चो ने इनकार किया था तो वह सचमुच दुखी दिख रही थी। जब हैरी बड़े हॉल में गरुड़द्वार की टेबल पर पहुंचा तो उसने रॉन और हरमाइनी से जोश से कहा, गुड मॉर्निंग। रॉन ने हैरी को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? क्विडिच जो खेलना है, हैरी ने खुशी से कहा और बेकन तथा अंडों की बड़ी तश्तरी अपनी तरफ खींच ली। ओ हाँ, रॉन बोला। उसने अपने हाथ का टोस्ट का टुकड़ा नीचे रख दिया और कद्दू के जूस का एक बड़ा घूंट लिया। फिर वह बोला, सुनो, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी जल्दी चल सकते हो? प्रशिक्षण से पहले मुझे मुझे थोड़ी देर प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि मैं अपनी नज़र जमा सकूं। हाँ, ठीक है, हैरी बोला। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। आज की तारीख में तुम दोनों ही होमवर्क में बहुत पिछड़ रहे हो। लेकिन सुबह की डाक आने से उसकी बात अधूरी रह गई। हमेशा की तरह ही दैनिक जादूगर एक उल्लू की चोंच में दबा हुआ उसकी तरफ उड़ते हुए चला आ रहा था। वह उल्लू शक्कर के कटोरे के पास खतरनाक तरीके से उतरा और उसने अपना पंजा बढ़ा दिया। हरमाइनी ने उसकी चमड़े की थैली में एक नट डाला और अखबार ले लिया और उल्लू के उड़ने के बाद पहले पन्ने को गौर से देखने लगी। कोई दिलचस्प खबर? रॉन ने कहा।
हैरी मुस्कुराया। वह जानता था कि रॉन हरमाइनी का ध्यान होमवर्क के विषय से दूर हटाना चाहता था। नहीं, उसने आह भरी। इस तरह की अफवाह है कि वियर्ड सिस्टर्स के ग्रुप में बेस बजाने वाले ने शादी कर ली है। हरमाइनी ने अखबार खोला और उसके पीछे ओझल हो गई। हैरी दूसरी बार अंडे और बेकन लेने लगा। रॉन ऊंची खिड़कियों को घूर रहा था और थोड़ी उलझन में था। जरा ठहरो, हरमाइनी ने अचानक कहा। ओ नहीं, सीरियस? क्या हुआ? हैरी ने कहा और उसके हाथ से इतनी तेजी से अखबार छीना कि उसके दो हिस्से हो गए। आधा हिस्सा हरमाइनी के पास रह गया, जबकि आधा उसके पास आ गया। जादू मंत्रालय को एक विश्वसनीय सूत्र ने यह जानकारी दी है कि कुख्यात सामूहिक हत्यारा सीरियस ब्लैक इस वक्त लंदन में छिपा हुआ है। हरमाइनी ने अपने आधे पन्ने के पीछे से तनाव भरी फुसफुसाहट में कहा। हैरी ने धीमी और गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि यह जानकारी लूसियस मैल्फॉय ने ही दी होगी। उसने सीरियस को प्लेटफॉर्म पर पहचान लिया होगा। क्या? रॉन ने दहशत में दिखते हुए कहा। तुम यह तो नहीं कहना चाहते? श्श, बाकी दोनों ने कहा। मंत्रालय जादूगर समुदाय को चेतावनी देता है कि ब्लैक बहुत खतरनाक है। 13 लोगों को मार चुका है, अज़्काबान से भाग चुका है। वही पुरानी बकवास, हरमाइनी ने कहा और अखबार के अपने आधे हिस्से को नीचे रख दिया। फिर उसने हैरी और रॉन की तरफ डर कर देखा तथा फुसफुसा कर बोली, इसका नतीजा यह होगा कि अब वह दोबारा उस मकान से बाहर नहीं निकल पाएगा। डंबलडोर ने उसे बाहर निकलने से मना किया था। हैरी ने उदासी से दैनिक जादूगर के उस आधे पन्ने की तरफ देखा जो उसने फाड़ा था। ज्यादातर पेज पर मैडम मैक्सिम के दुशालों की दुकान का विज्ञापन था, जहां सेल लगी हुई थी। देखो, उसने अखबार को फैलाते हुए कहा ताकि हरमाइनी और रॉन भी उसे देख सके। इस तरफ देखो, रॉन ने कहा। मुझे जितने दुशाले चाहिए थे उतने मेरे पास हैं। नहीं, हैरी ने कहा। देखो इस छोटी सी खबर को। रॉन और हरमाइनी उसे पढ़ने के लिए थोड़े करीब आ गए। यह खबर मुश्किल से 1 इंच लंबी थी और सबसे नीचे एक कॉलम में लगी थी। इसकी हेडलाइन थी, मंत्रालय में घुसपैठ। लेबरनम गार्डन्स क्लैपहैम के मकान नंबर 2 में रहने वाले 38 वर्षीय स्टर्गिस पोडमोर पर 31 अगस्त को जादू मंत्रालय में घुसपैठ और डकैती की कोशिश के आरोप में जादूगर न्याय सभा में मुकदमा चलाया गया। पोडमोर को जादू मंत्रालय के प्रहरी जादूगर एरिक मंच ने गिरफ्तार किया था। पोडमोर रात को 1 बजे एक अति महत्वपूर्ण दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। पोडमोर ने अपने बचाव में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। दोनों आरोपों के लिए उन्हें सजा सुनाई गई है और उसे 6 महीने तक अज़्काबान में कैद रहना होगा। स्टर्गिस पोडमोर, रॉन ने धीरे से कहा, यह वही आदमी है जिसे देखकर लगता है कि उसके सिर पर घास की छत हो, है ना? वह तो समूह। रॉन, हरमाइनी ने चारों तरफ आतंकित निगाह डालते हुए कहा। 6 महीने अज़्काबान में? हैरी सदमे में फुसफुसाया। सिर्फ एक दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश के लिए? हरमाइनी ने कहा, मूर्खों जैसी बातें मत करो। यह सिर्फ दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश नहीं थी। आखिर वह जादू मंत्रालय में रात को 1 बजे कर क्या रहा था? रॉन बुदबुदाया। क्या तुम्हें लगता है कि वह समूह का कोई काम कर रहा था? 1 मिनट ठहरो, हैरी ने धीरे से कहा। स्टर्गिस तो हमें स्टेशन तक छोड़ने आने वाला था, याद है? बाकी दोनों ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसे तो किंग्स क्रॉस तक पहुंचाते समय हमारी पहरेदारी करनी थी, याद है? और मूडी उसके न आने पर बहुत नाराज हुए थे। शायद वह इसीलिए नहीं आया था, है ना? हरमाइनी बोली। शायद उन्हें उसके पकड़े जाने का अंदेशा नहीं होगा। यह आरोप झूठा भी तो हो सकता है, रॉन ने रोमांचित होकर कहा। नहीं, सुनो, उसने आगे कहा और अपनी आवाज नाटकीय ढंग से नीचे कर ली क्योंकि हरमाइनी के चेहरे पर चेतावनी का भाव आ गया। मंत्रालय को शक है कि वह डंबलडोर का आदमी है, इसीलिए मुझे नहीं पता उन्होंने उसे मंत्रालय में घुसने का प्रलोभन दिया होगा। यह भी तो हो सकता है कि वह दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हो सकता है उन्होंने उसे फंसाने के लिए झूठ मूठ का आरोप लगा दिया हो। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। हैरी और हरमाइनी रॉन के सुझाव के बारे में सोचते रहे। हैरी को यह दूर की कड़ी लगी। दूसरी तरफ हरमाइनी इससे काफी प्रभावित दिखी। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी, हरमाइनी ने अपने आधे अखबार को सोचते हुए तय किया। जब हैरी ने छुरी कांटा रखा तो वह किसी दिवा स्वप्न से बाहर निकलती दिखी। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि अब हमें खुद खाट जुटाने वाले झाड़ियों पर स्प्राउट का दिया निबंध लिख लेना चाहिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो हम लंच से पहले मैकगोनिगल के निर्जीव आवाहन मंत्र को भी कर सकते हैं।
हैरी को यह सोच सोचकर गिलानी हो रही थी कि ऊपर की मंजिल पर होमवर्क का कितना बड़ा ढेर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन आसमान साफ और नीला था और वह एक सप्ताह से अपनी फायर बोल्ट पर नहीं बैठा था। मेरा मतलब है हम होमवर्क आज रात को भी तो कर सकते हैं, रॉन ने कहा जब वह और हैरी झाड़ुओं को कंधे पर रखकर ढलवा लॉन से नीचे उतरे और क्विडिच पिच की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि हरमाइनी की गंभीर चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी कि वे अपने सभी OWL में फेल हो जाएंगे। और हमारे पास कल का दिन भी तो है। वह पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है, उसके साथ यही दिक्कत है। एक पल की खामोशी छा गई और फिर उसने थोड़े चिंतित स्वर में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वह हमें अपने नोट्स नहीं उतारने देगी। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, हैरी ने कहा, लेकिन यह भी तो महत्वपूर्ण है। अगर हम क्विडिच टीम में बने रहना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, यह बात तो सही है, रॉन ने उत्साह भरी आवाज में कहा, और हमारे पास पढ़ाई करने के लिए अभी बहुत समय है। क्विडिच पिच की ओर जाते समय हैरी ने अपनी दाहिनी तरफ देखा। अंधेरे जंगल के पेड़ लहरा रहे थे, उनके बीच से कोई चीज नहीं उड़ी। आसमान खाली था, लेकिन कुछ दूरी पर उल्लू घर की मीनार के चारों तरफ उल्लू मंडरा रहे थे। उसके पास चिंता करने के लिए काफी कुछ था। उड़ने वाला घोड़ा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए उसने उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। उन्होंने चेंजिंग रूम की अलमारी से गेंदें निकाली और तैयारी में जुट गए। रॉन 3 ऊंचे गोल पोस्ट की रक्षा करने लगा। हैरी धावक के रूप में खेलने लगा और तूफान को रॉन के पार निकालने की कोशिश करने लगा। हैरी ने सोचा कि रॉन वास्तव में बढ़िया कीपर था। उसने हैरी की 3/4 कोशिशों को गोल तक पहुंचने से रोक लिया और समय के साथ उसका खेल सुधरता गया। 2 घंटे बाद वे लंच के लिए महल वापस लौटे। लंच के दौरान हरमाइनी ने उनके सामने यह साफ कर दिया कि उसके हिसाब से वे बहुत गैर जिम्मेदार थे। बहरहाल इससे विचलित हुए बिना वे दोनों लंच के बाद असली प्रशिक्षण सत्र के लिए क्विडिच पिच पर लौटे। जब वे चेंजिंग रूम में दाखिल हुए तो एंजेलिना को छोड़कर टीम के सभी साथी पहले ही वहां पर मौजूद थे। सब ठीक है रॉन? जॉर्ज ने उसकी तरफ आंख मारते हुए पूछा। हाँ, रॉन ने कहा, जो पिच तक जाते समय बहुत चुप सा हो गया था। हम सबको अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हो प्रीफेक्ट बेटे? फ्रेड ने क्विडिच दुशालों की गर्दन के बीच से बिखरे हुए बाल निकालते हुए कहा। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान तैर रही थी। चुप रहो, रॉन ने कहा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। जब उसने पहली बार अपनी टीम के दुशाले पहने, वे उसे अच्छी तरह से आ गए। हालांकि वे ओलिवर वुड के थे, जिसके कंधे उससे ज्यादा चौड़े थे। सभी खिलाड़ी आ गए? ठीक है, एंजेलिना ने कप्तान के ऑफिस से आते हुए कहा। वह पहले ही कपड़े बदल चुकी थी। अब शुरू करते हैं। एलेसिया और फ्रेड, तुम दोनों गेंदों वाला बक्सा लेकर आ जाओ। ओह, कुछ बिन बुलाए दर्शक हमारी प्रैक्टिस देखने आए हैं, लेकिन तुम उन पर ध्यान मत देना, ठीक है? उसकी सामान्य आवाज में ऐसा पुट था जिससे हैरी को अंदाजा लग गया कि वे बिन बुलाए दर्शक कौन हो सकते हैं। हैरी का अंदाजा सही था। जब वे चेंजिंग रूम से निकलकर पिच की चमचमाती धूप में पहुंचे तो नागशक्ति की क्विडिच टीम ने सीटियां बजाकर और ताने मारकर उनका स्वागत किया। नागशक्ति के लोग खाली दर्शक दीर्घा में आधी दूरी पर बैठे थे और उनकी आवाजें स्टेडियम में चारों तरफ गूंज रही थी। वीजली किस चीज पर सवारी कर रहा है? मैल्फॉय ने व्यंग्यात्मक आवाज में कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने लट्ठे पर उड़ने वाला जादू कर दिया गया हो। क्रैब, बॉयल और पेंसी पार्किंसन ठहाके लगाने लगे। रॉन अपनी झाड़ू पर सवार हुआ और उसने जमीन पर लात मारी। हैरी भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। उसने देखा कि रॉन के कान पीछे से लाल होने लगे थे। उन पर ध्यान मत दो, उसने अपनी रफ्तार बढ़ाकर रॉन के पास पहुंचते हुए कहा। देखते हैं उनके साथ होने वाले मैच के बाद कौन हंसता है। मैं ऐसा ही नजरिया चाहती हूँ हैरी, एंजेलिना ने प्रशंसा करते हुए कहा। वह अपनी बाह में तूफान दबाकर उनके चारों तरफ मंडरा रही थी और हवा में उड़ती टीम के ठीक सामने आकर धीमी हो गई। ठीक है, अब हम लोग वार्म अप करने के लिए कुछ पास देते हैं। पूरी टीम। सुनो जॉनसन, यह कौन सी हेयर स्टाइल है? नीचे से पेंसी पार्किंसन चीखी। कोई इस तरह क्यों दिखना चाहेगा जैसे उसके सिर से कीड़े बाहर निकल रहे हों? एंजेलिना ने अपने चेहरे से बालों की लंबी लट हटाई और शांति से आगे बोली। तो फिर बिखर जाओ और शुरू कर दो। हैरी बाकी टीम के पीछे रहकर पिच के दूसरे सिरे पर पहुंच गया। रॉन विपरीत गोल की तरफ चल दिया। एंजेलिना ने एक हाथ में तूफान उठाया और कसकर फ्रेड की तरफ फेंका। फ्रेड ने तूफान जॉर्ज की तरफ बढ़ा दिया, जिसने हैरी को पास दिया, जिसने रॉन को पास दिया, जिसने गेंद गिरा दी। नागशक्ति का समूह मैल्फॉय के नेतृत्व में चीखने और खिलखिलाने लगा।
तूफान की जमीन से छूने से पहले रॉन उसे पकड़ने के लिए नीचे आ रहा था। यह सही तरीके से गोता नहीं लगा पाया, इस कारण वह अपनी झाड़ू पर फिसल गया और झेपते हुए ऊपर आया। हैरी ने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन न जाने क्यों हमेशा की तरह इस बार वे कुछ बोले नहीं, जिसके लिए वह उनका कृतज्ञ था। पास दो रॉन, एंजेलिना ने कहा, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। रॉन ने तूफान एलिसिया की तरफ फेंका, जिसने हैरी को पास दिया, जिसने जॉर्ज को पास दिया। सुनो पॉटर, तुम्हारा निशान कैसा है? मैल्फॉय ने चिल्लाकर पूछा। निश्चित रूप से तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे, तुम तो पूरे एक हफ्ते से अस्पताल नहीं गए। यह तो तुम्हारा नया रिकॉर्ड है ना? जॉर्ज ने एंजेलिना को पास दिया। उसने हैरी को पास दिया, जिसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने अपनी उंगलियों के सिरे से उसे पकड़ लिया और जल्दी से रॉन की तरफ फेंक दिया। रॉन उसकी तरफ लपका, लेकिन तूफान कुछ इंच दूर से गुजर गया। ध्यान से रॉन, एंजेलिना ने चिढ़कर कहा, जब उसने तूफान के पीछे जमीन की तरफ दोबारा गोता लगाया। ध्यान से खेलो। जब रॉन दोबारा उड़ने की ऊंचाई पर आया, तो यह कहना मुश्किल था कि रॉन का चेहरा ज्यादा लाल था या तूफान। मैल्फॉय और नागशक्ति की टीम के बाकी सदस्य हंसी के ठहाके लगा रहे थे। तीसरी कोशिश में रॉन ने तूफान को पकड़ लिया। शायद राहत के एहसास के कारण उसने इतनी जोर से पास दिया कि वह केटी के खुले हाथों के बीच से निकला और उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। माफ करना, रॉन का रहा और यह देखने के लिए आगे आया कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ था। अपनी जगह पर जाओ, वह ठीक है, एंजेलिना गर्जी। लेकिन इतनी जोर से गेंद क्यों फेंकी? याद रखो, तुम अपनी टीम के साथी को पास दे रहे हो, उसे झाड़ू से गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, हमारे पास इस काम के लिए पहलवान हैं। केटी की नाक से खून बहने लगा था। बहुत नीचे नागशक्ति के लोग अपने पैर पटक पटक कर ताने मार रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज केटी के पास पहुंच गए। यह ले लो, फ्रेड ने अपनी जेब से एक छोटी और बैंगनी चीज निकालकर देते हुए कहा। इससे जरा सी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंजेलिना ने कहा। फ्रेड, जॉर्ज, जाओ और अपने मुदगर तथा पहलवान संभालो। रॉन, अपने गोल पोस्ट पर पहुंचो। हैरी, मेरे इशारा करने पर तुम सुनहरी गेंद को छोड़ देना। जाहिर है, हम रॉन के गोल पर निशाना साधेंगे। हैरी सुनहरी गेंद लाने के लिए जुड़वा भाइयों के पीछे उड़ने लगा। रॉन तो सब कुछ गुड़ गोबर कर रहा है ना? जॉर्ज बुदबुदाया। जब वे तीनों जमीन पर उस बक्से के पास उतरे जिसमें गेंदें रखी थीं, उन्होंने पहलवान और सुनहरी गेंद निकालने के लिए बक्सा खोला। हैरी ने कहा, वह बस घबरा रहा है। जब मैं सुबह उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तब तो वह अच्छा खेल रहा था। फ्रेड ने उदासी से कहा, काश वही उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना हो। वे हवा में उड़ने लगे। एंजेलिना की सीटी बजते ही हैरी ने सुनहरी गेंद छोड़ दी और फ्रेड तथा जॉर्ज ने पहलवान को उड़ने दिया। उसके बाद हैरी ने इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया कि बाकी साथी क्या कर रहे थे। उसका काम तो उस फड़फड़ाती हुई छोटी सी सुनहरी गेंद को पकड़ना था, जिससे खोजी की टीम को 150 पॉइंट मिल जाते थे। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत तेज गति और कुशलता की जरूरत होती थी। उसने अपनी गति बढ़ाई और धावकों के बीच से होता हुआ उड़ने लगा। उसके चेहरे पर शरद ऋतु की गर्म हवा थपेड़े मार रही थी और नागशक्ति के विद्यार्थियों की दूर से आती चीखें उसे अर्थहीन लग रही थी। लेकिन बहुत जल्दी ही सीटी बजने से वह एक बार फिर रुक गया। रुको रुको रुको, एंजेलिना चीखी। रॉन, तुम अपना बीच वाला गोल पोस्ट ठीक से नहीं ढक रहे हो। हैरी ने मुड़कर रॉन को देखा। वह बाएं रिंग के सामने मंडरा रहा था और उसने बाकी के दोनों रिंग खुले छोड़ दिए थे। ओ, माफ करना, धावकों को देखते समय तुम जगह बदल लेते हो, एंजेलिना ने कहा। या तो तुम बीच में ही खड़े रहो जब तक कि तुम्हें गोल बचाने के लिए ना हिलना पड़े, या फिर रिंग्स के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तुम चाहे जो करो, लेकिन बिना किसी कारण यूं एक तरफ मत मंडराओ। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से पिछले 3 गोल हुए हैं। माफ करना, रॉन ने एक बार फिर कहा। उसका लाल चेहरा नीले आसमान में किसी मशाल की तरह चमक रहा था। और केटी, क्या तुम अपनी नाक से खून निकलना बंद नहीं कर सकती? यह पहले से ज्यादा बहने लगा है, केटी ने भर्राई आवाज में कहा और अपनी बांह से नाक दबाकर खून बंद करने की कोशिश की। हैरी ने पलटकर फ्रेड की तरफ देखा। वो चिंतित दिख रहा था और अपनी जेबों को टटोल रहा था। उसने देखा कि फ्रेड ने कोई बैंगनी चीज निकाली। उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर दहशत में केटी की तरफ देखने लगा। अच्छा, तो दोबारा कोशिश करते हैं, एंजेलिना ने कहा। वह नागशक्ति वालों को नजरअंदाज कर रही थी, जो अब एक गाना गाने लगे थे, गरुड़ द्वार वाले हारेंगे, गरुड़ द्वार वाले हारेंगे। लेकिन वह अपनी झाड़ू पर थोड़ी तन जरूर गई थी।
इस बार वे मुश्किल से 3 मिनट ही खेले होंगे कि तभी एंजेलिना की सीटी फिर सुनाई दी। हैरी ने उसी समय सुनहरी गेंद को विपरीत गोल पोस्ट के पास चक्कर लगाते हुए देखा था, इसलिए सीटी की आवाज सुनकर वह झल्ला गया। अब क्या हुआ? उसने बेचैनी से एलिसिया से पूछा, जो सबसे करीब थी। केटी, एलिसिया ने कहा। हैरी ने मुड़कर देखा कि एंजेलिना, फ्रेड और जॉर्ज पूरी तेजी से केटी की तरफ उड़ रहे थे। हैरी और एलिसिया भी उसकी तरफ उड़ने लगे। यह स्पष्ट था कि एंजेलिना ने सही समय पर खेल रोक दिया था। केटी का चेहरा चौक की तरह सफेद पड़ गया था और खून से लथपथ था। एंजेलिना ने कहा, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। हम उसे ले जाते हैं, फ्रेड ने कहा। हो सकता है उसने गलती से नासिका रक्त प्रवाह टॉफी निगल ली हो। एक धावक और 2 रक्षकों के बिना प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, एंजेलिना ने उदासी से कहा, जब फ्रेड और जॉर्ज केटी को सहारा देते हुए महल की तरफ उड़ने लगे। चलो, हम चलकर कपड़े बदल लेते हैं। उनके चेंजिंग रूम में लौटते समय नागशक्ति वाले अपना गाना गाते रहे। जब आधे घंटे बाद हैरी और रॉन गरुड़द्वार के हॉल की तस्वीर के छेद से अंदर घुसे तो हरमाइनी ने थोड़े ठंडेपन से पूछा, प्रैक्टिस कैसी रही? यह हैरी ने कहना शुरू किया। बहुत बुरी थी, रॉन ने खोखली आवाज में कहा और हरमाइनी के पास वाली कुर्सी में धंस गया। हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखा और उसका ठंडापन पिघलने लगा। कोई बात नहीं, यह तुम्हारा पहला मौका था, उसने तसल्ली देते हुए कहा। इसमें समय लगता है, रॉन ने कटुता से पूछा। कौन कह रहा है कि मैं बहुत बुरा खेला? कोई नहीं, हरमाइनी ने हैरानी से कहा। मैंने तो सोचा था। तुमने सोचा कि मेरा खेल बुरा ही होगा? नहीं, जाहिर है मैंने ऐसा नहीं सोचा। देखो, तुमने कहा था कि प्रैक्टिस बहुत बुरी थी, इसलिए मैंने सोचा। मैं अब होमवर्क करने जा रहा हूँ, रॉन ने गुस्से में कहा। इसके बाद वह पैर पटकते हुए लड़कों के कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल दिया और ओझल हो गया। हरमाइनी हैरी की तरफ मुड़ी। क्या वह बुरा खेला? हैरी ने वफादारी से कहा। नहीं तो, हरमाइनी ने अपनी भौहें उठाई। देखो, मुझे लगता है वह ज्यादा अच्छा खेल सकता था, हैरी बुदबुदाया। लेकिन जैसा तुमने कहा, यह उसका पहला मौका था। उस रात को हैरी और रॉन दोनों ने ही होमवर्क में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। हैरी जानता था कि रॉन इस बारे में बहुत सोच रहा था कि उसने क्विडिच प्रैक्टिस में कितना खराब प्रदर्शन किया था और वह गरुड़द्वार वाले हारेंगे गाने को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने रविवार का पूरा दिन गरुड़द्वार के हॉल में ही बिताया और अपनी पुस्तकों में ही डूबे रहे, जबकि इस बीच उनके चारों तरफ हॉल भर गया और खाली भी हो गया। यह एक और साफ सुहाना दिन था। गरुड़द्वार के ज्यादातर विद्यार्थियों ने यह दिन मैदान में बिताया और उस साल के आखिरी धूप भरे दिनों में से एक का आनंद लिया। शाम तक हैरी को महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिमाग को उसकी खोपड़ी की भीतरी दीवार से टकरा रहा हो। देखो, शायद हमें सप्ताह के दौरान ज्यादा होमवर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, हैरी ने रॉन से बुदबुदा कर कहा, जब उन्होंने आखिरकार प्रोफेसर मैगगोनिगल के दिए निर्जीव आवाहन मंत्र के लंबे निबंध को एक तरफ रखा और दुखी मन से प्रोफेसर सिनिस्ट्रा के उतने ही लंबे तथा मुश्किल निबंध की तरफ मुड़े, जो बृहस्पति के कई चंद्रमाओं के बारे में था। हाँ, रॉन ने अपनी थोड़ी लाल आंखें मलते हुए और पास वाली आग में 5वां गलत चरम पत्र फेंकते हुए कहा। सुनो, हरमाइनी से पूछें कि क्या वह हमें अपने निबंध की एक झलक दिखा सकती है। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा। वह क्रुक्शैक्स को गोद में लेकर बैठी थी और जिनी से खुशी खुशी बातें कर रही थी। बुनाई करने वाली सिलाइयां हवा में उसके सामने चमक रही थी और वह इस वक्त घरेलू जिन्नों के लिए मोजे बुन रही थी। नहीं, उसने भारी आवाज में कहा, तुम जानते हो वह हमें ऐसा नहीं करने देगी। और इस तरह वे पढ़ाई करते रहे, जबकि खिड़कियों के बाहर का आसमान लगातार काला होता गया। हॉल में मौजूद विद्यार्थियों की भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। 11:30 बजे हरमाइनी जम्हाई लेते हुए उनके पास आई। हो गया? नहीं, रॉन ने तीखी आवाज में कहा। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कैलिस्टो नहीं, गैनीमीड है। उसने रॉन के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उसके खगोल शास्त्र के निबंध की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ज्वालामुखी आयो में है। शुक्रिया, रॉन गुर्राया और उसने उन वाक्यों को काट दिया। माफ करना, मैं तो सिर्फ। देखो, अगर तुम सिर्फ गलतियां ढूंढने और मीन मेख निकालने के लिए यहाँ आई हो। रॉन, देखो हरमाइनी, मेरे पास भाषण सुनने का समय नहीं है, ठीक है? मैं तो होमवर्क के दलदल में गर्दन तक धंसा। नहीं, देखो, हरमाइनी सबसे पास वाली खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। हैरी और रॉन दोनों ने उस ओर देखा। एक सुंदर उल्लू खिड़की की मुंडेर पर खड़ा था और रॉन को निहार रहा था। हरमाइनी ने हैरानी से पूछा, कहीं यह हरमीस तो नहीं है? वही तो है, रॉन ने धीरे से कहा। अपनी कलम नीचे फेंकी
और उठकर खड़ा हो गया। पर्सी मुझे चिट्ठी क्यों लिखेगा? उसने खिड़की खोल दी। हरमीज अंदर आकर रॉन के निबंध पर बैठ गया और उसने अपना चिट्ठी वाला पंजा आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रॉन ने चिट्ठी निकाली, उल्लू तत्काल उड़ गया। जाते जाते वह आयो की रॉन की ड्राइंग पर अपनी स्याही भरे पंजों के निशान छोड़ गया। यह तो बेशक पर्सी की ही लिखाई है। रॉन ने अपनी कुर्सी में धंसते हुए और चरमपत्र के बाहर लिखे शब्दों की तरफ घूरते हुए कहा, रोनाल्ड वीजली, गरुड़द्वार हाउस, हॉगवर्ट्स। उसने बाकी दोनों की तरफ देखा। तुम लोग क्या सोचते हो? इसे खोलो तो सही, हरमाइनी ने उत्सुकता से कहा और हैरी ने भी सिर हिलाया। रॉन चरमपत्र खोलकर पढ़ने लगा। उसकी निगाह चरमपत्र पर जैसे जैसे नीचे पहुंचती गई, उसकी त्योरियां उतनी ही ज्यादा चढ़ती गईं। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर उसने चिट्ठी हैरी और हरमाइनी की तरफ बढ़ा दी, जो पास पास आकर उसे एक साथ पढ़ने लगे। प्रिय रॉन, मैंने अभी अभी सुना है जादू मंत्री के मुंह से, जिन्हें यह बात तुम्हारी नई टीचर प्रोफेसर अमृत से पता चली है कि तुम हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट बन गए हो। मुझे यह खबर सुनकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और सबसे पहले तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि तुम कहीं मेरे बजाय फ्रेड और जॉर्ज के पद चिन्हों पर ना चलने लगो। इसलिए तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब मैंने सुना कि तुमने सत्ता का विरोध करना छोड़ दिया है और वास्तविक जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया है, तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। लेकिन रॉन, मैं तुम्हें सिर्फ बधाई ही नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें कुछ सलाह भी देना चाहूंगा। इसीलिए मैंने यह चिट्ठी सुबह की सामान्य डाक के बजाय रात को भेजी है। उम्मीद है कि तुम इस चिट्ठी को दूसरों की निगाहों से बचाकर पढ़ सकोगे और अजीब सवालों के जवाब देने से बच सकोगे। जब मंत्री जी मुझे तुम्हारे प्रीफेक्ट बनने के बारे में बता रहे थे, तो उनके मुंह से एक बात फिसल गई, जिससे मुझे पता चला कि तुम अब भी हैरी पॉटर के साथ बहुत ज्यादा रह रहे हो। रॉन, मेरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि उस लड़के के साथ दोस्ती से तुम्हारे बैच के छिनने का जितना खतरा है, उतना किसी दूसरी बात से नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें यह जानकर हैरानी हुई होगी। बेशक तुम कहोगी कि पॉटर हमेशा डंबलडोर का प्रिय विद्यार्थी रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि डंबलडोर अब हॉगवर्ट्स में ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे और सचमुच महत्वपूर्ण लोग पॉटर के व्यवहार के बारे में बहुत अलग हैं और शायद ज्यादा सही दृष्टिकोण रखते हैं। मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कल के दैनिक जादूगर से तुम्हें पता चल जाएगा कि हवा किस दिशा में बह रही है और यह भी दिख जाएगा कि तुम्हें अपनी पाल किधर बांधनी चाहिए। रॉन, तुम यह कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ भी पॉटर जैसा व्यवहार किया जाए। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और मैं स्कूल के बाद के जीवन के बारे में भी बात कर रहा हूँ। चूंकि हमारे डैडी उसे अदालत तक ले गए थे, इसलिए तुम यह बात जानते होगे कि इस गर्मी में पूरी न्याय सभा के सामने पॉटर की अनुशासनात्मक पेशी हुई थी और उसमें उसकी हालत खराब हो गई थी। सच कहा जाए तो वह सिर्फ तकनीकी कारणों से बच गया और कई लोगों ने मुझे बताया कि वे उसे अपराधी मानते थे। हो सकता है कि तुम हैरी पॉटर के साथ संबंध विच्छेद करने से डर रहे हो। मैं जानता हूँ कि वह असंतुलित हो सकता है और शायद हिंसक भी, लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में कोई चिंता सता रही हो और तुम्हें पॉटर के व्यवहार में कोई और बात परेशान कर रही हो, तो मैं तुम्हें डोलोरेस अम्बरिज के पास जाने की सलाह देता हूँ। वे बहुत अच्छी महिला हैं और मैं जानता हूँ कि वे तुम्हें मार्गदर्शन देने में बहुत खुश होंगी। इस बात से मैं एक और सलाह देना चाहता हूँ। जैसा मैंने ऊपर इशारा किया है, हॉगवर्ट्स में डंबलडोर का प्रशासन जल्दी ही खत्म हो सकता है। रॉन, तुम्हारी निष्ठा उनके प्रति नहीं, बल्कि स्कूल और मंत्रालय के प्रति होनी चाहिए। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि अब तक प्रोफेसर अम्बरिज को स्टाफ का बहुत कम सहयोग मिला, जिससे वे हॉगवर्ट्स के भीतर मंत्रालय द्वारा चाहे जाने वाले परिवर्तन करवाना चाहती हैं। हालांकि अगले सप्ताह से उनके लिए यह काम ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बार फिर कल का दैनिक जादूगर पढ़ लेना। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो विद्यार्थी इस वक्त प्रोफेसर अम्बरिज की मदद करने की इच्छा दिखाएंगे, उसके 2 साल में हेड बॉय बनने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। मुझे अफसोस है कि इस गर्मी में मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं मिल पाया। अपने मम्मी डैडी की आलोचना करते हुए मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वे डंबलडोर के चारों तरफ खतरनाक भीड़ से नाता बनाते रहेंगे, तब तक मैं उनकी छत के नीचे नहीं रह सकता। अगर तुम मम्मी को कभी चिट्ठी लिखो तो उन्हें यह जरूर बता देना कि डंबलडोर के बहुत पक्के दोस्त स्टर्गिस पोडमोर को हाल में ही मंत्रालय में घुसपैठ करने के जुर्म में अज़्काबान भेज दिया गया है। शायद इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी
कि वे किस तरह के घटिया अपराधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस तरह के लोगों के साथ मेल-जोल के कलंक से बच गया। मंत्री जी मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि रॉन, तुम भी हमारे मम्मी-डैडी के विश्वासों और कार्यों की अदूरदृष्टि प्रगति के कारण पारिवारिक बंधनों से अंधे नहीं बनोगे। मुझे सचमुच उम्मीद है कि समय के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और जाहिर है जब वह दिन आएगा तो मैं उनकी माफ़ी को स्वीकार करने के लिए तैयार रहूंगा। मेहरबानी करके मेरी बातों पर बहुत गौर से सोचना, खास तौर पर हैरी पॉटर के बारे में कही बातों पर। प्रीफेक्ट बनने पर एक बार फिर बधाइयाँ। तुम्हारा भाई पर्सी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा। तो उसने कहा, वह इस तरह बोलने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे यह पूरी बात मजाक लगी हो। अगर तुम यह क्या है? उसने पर्सी की चिट्ठी को एक बार फिर देखा। ओ हाँ, मेरे साथ संबंध विच्छेद करना चाहते हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं हिंसक नहीं होऊंगा। चिट्ठी देना, रॉन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह, रॉन ने कहा और पर्सी की चिट्ठी के 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया का, उसने चिट्ठी के 4 टुकड़े कर दिए। सबसे बड़ा, उसने चिट्ठी के 8 टुकड़े कर दिए। मूर्ख है, उसने उन टुकड़ों को आग में फेंक दिया। चलो, हम यह निबंध सुबह होने से पहले पूरा कर लेते हैं, उसने हैरी से तेजी से कहा और प्रोफेसर सिनिस्ट्रा के निबंध को दोबारा अपनी तरफ खींचा। हरमाइनी रॉन को अजीब तरीके से देख रही थी। वह अचानक बोली, सुनो, निबंध मुझे दे दो। रॉन ने हैरानी से कहा। क्या? हरमाइनी बोली, निबंध मुझे दे दो, मैं पढ़कर सुधार देती हूँ। क्या तुम वाकई ऐसा कर दोगी? हरमाइनी, तुमने तो हमारी जान बचा दी। रॉन ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम यह कह सकते हो कि हम यह वादा करते हैं कि हम अब कभी अपने होमवर्क को दोबारा इतनी देर तक अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसने कहा और उनके निबंधों को लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन वह थोड़ी खुश दिख रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद हरमाइनी, हैरी ने धीरे से कहा और अपना निबंध देकर आंखें मलते हुए कुर्सी में धंस गया। आधी रात से ज्यादा समय हो चुका था। उन तीनों और क्रुक्षेक्स को छोड़कर हॉल में कोई नहीं था। सिर्फ हरमाइनी की कलम की आवाज आ रही थी, जो उनके निबंधों में यहाँ वहाँ काटा छांटी कर रही थी। टेबल पर फैले संदर्भ ग्रंथों के पन्नों की आवाज भी आ रही थी, जिनमें से वह तथ्यों की जांच कर रही थी। हैरी बुरी तरह थका हुआ था। उसके पेट में एक अजीब सा खोखला एहसास था, जिसका थकान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस चिट्ठी से था, जो अब आग के बीच में काली पड़ चुकी थी। वह जानता था कि हॉगवर्ट्स के भीतर रहने वाले आधे लोग उसे अजीब, यहाँ तक कि पागल भी समझते थे। वह जानता था कि दैनिक जादूगर महीनों से उसके बारे में अप्रत्यक्ष ताने मार रहा था, लेकिन पर्सी की चिट्ठी में ऐसा कुछ था जिससे वह विचलित हो गया था। पर्सी रॉन को उससे दोस्ती तोड़ने और अमृत से उसकी चुगली करने की सलाह दे रहा था। इस बात से उसकी स्थिति की हकीकत उसके सामने आ गई, जो और किसी बात से नहीं आई थी। वह पर्सी को 4 साल से जानता था। गर्मी की छुट्टियों में उनके घर में रह चुका था। क्विडिच वर्ल्ड कप में उसके साथ एक तंबू में सो चुका था। पिछले साल जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट के दूसरे काम में उससे पूरे नंबर पा चुका था। इसके बावजूद पर्सी उसे असंतुलित और शायद हिंसक मानता था। अपने गॉडफादर के प्रति सहानुभूति के सैलाब के साथ हैरी ने सोचा कि सीरियस शायद इकलौता व्यक्ति होगा जो यह समझ सकता था कि उसे इस पल कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सीरियस का हाल भी उसी जैसा था। जादूगर समुदाय का लगभग हर व्यक्ति सीरियस को खतरनाक खूनी और वोल्डेमॉर्ट का बड़ा समर्थक मानता था, तथा सीरियस इस एहसास के साथ 14 साल से जी रहा था। हैरी ने पलकें झपकाईं। उसे अभी अभी आग में ऐसा कुछ दिखा था जो वहां नहीं हो सकता था। यह उसे एक पल के लिए दिखा और तत्काल ओझल हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह उसका वहम होगा, क्योंकि वह सीरियस के बारे में सोच रहा था। अच्छा, अब इसे लिख लो, हरमाइनी ने रॉन को उसका निबंध देते हुए कहा और खुद का लिखा चरम पत्र भी दिया। फिर निष्कर्ष लिख लेना जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। हरमाइनी, तुम सचमुच दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, रॉन ने धीरे से कहा। अगर मैंने दोबारा कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम सामान्य हो गए हो, हरमाइनी ने कहा। हैरी, तुम्हारा निबंध अच्छा है, सिर्फ उसके आखिर में एक गलती है। मुझे लगता है कि तुमने प्रोफेसर सिनिस्ट्रा की बात गलत सुन ली होगी। यूरोपा बर्फ से ढका है, चूहों से नहीं। हैरी अपनी कुर्सी में घुटनों के बल फिसल गया था और झुलसे तथा फटे कालीन पर बैठकर लपटों को घूर रहा था। और हैरी, रॉन ने अनिश्चितता से कहा, तुम नीचे क्यों बैठ गए? क्योंकि मुझे अभी अभी आग में सीरियस का सिर दिखा था, हैरी ने कहा।
उसने यह बात बहुत धीरे से कही थी। आखिर उसने पिछले साल ही तो इसी आग में सीरियस का सिर देखा था और उससे बात भी की थी। बहरहाल उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस बार सचमुच इसे देखा था। यह इतनी जल्दी गायब हो गया था। सीरियस का सिर, हरमाइनी ने दोहराया। तुम्हारा मतलब है उसी तरह जब वह तुमसे त्रिकोणीय टूर्नामेंट के दौरान बात करना चाहता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करेगा। यह बहुत ही खतर। सीरियस, उसकी आह निकल गई और वह आग की तरफ घूरने लगी। रॉन के हाथ से कलम छूट गई। नाचती हुई लपटों के बीच में सीरियस का सिर बैठा हुआ था और लंबे काले बाल उसके मुस्कुराते चेहरे के चारों तरफ झूल रहे थे। मैं सोच रहा था कि सभी लोगों के जाने से पहले कहीं तुम सोने ना चले जाओ, उसने कहा। मैं हर घंटे यहाँ आकर देख रहा था। हैरी ने रुक रुक कर हंसते हुए कहा। तुम आग में हर घंटे आकर झांक रहे थे? सिर्फ कुछ पल के लिए जांच कर रहा था कि रास्ता साफ है या नहीं, हरमाइनी ने तनाव से कहा। लेकिन अगर कोई तुम्हें देख लेता तो? मुझे लगता है एक लड़की ने, जिसे देखकर लग रहा था कि वह फर्स्ट ईयर की होगी, मेरी एक झलक देख ली थी। लेकिन चिंता मत करो, सीरियस ने जल्दी से कहा, जब हरमाइनी ने मुंह पर हाथ रख लिया। जिस पल उसने दोबारा मेरी तरफ देखा मैं गायब हो गया। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने यही सोचा होगा कि लकड़ी का लट्ठा अजीब आकार का था या उसकी नजरों का धोखा था। लेकिन सीरियस, यह बहुत बड़ा जोखिम है, हरमाइनी ने कहना शुरू किया। तुम तो मौली जैसी बातें कर रही हो, सीरियस ने कहा। इसी तरीके से तो मैं हैरी की चिट्ठी का जवाब दे सकता था। वैसे मैं किसी गुप्त कोड का प्रयोग भी कर सकता था, लेकिन कोड तोड़े जा सकते हैं। हैरी की चिट्ठी का जिक्र सुनकर हरमाइनी और रॉन दोनों ही मुड़कर उसे घूरने लगे। हरमाइनी ने आरोप लगाते हुए कहा, तुमने हमें नहीं बताया कि तुमने सीरियस को चिट्ठी लिखी थी। मैं भूल गया था, हैरी ने कहा, जो बिल्कुल सच था। उल्लू घर में चो के साथ हुई मुलाकात के बाद उसके दिमाग से हर चीज निकल गई थी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो हरमाइनी, उस चिट्ठी से कोई भी गोपनीय जानकारी हासिल नहीं कर सकता था, है ना सीरियस? नहीं, तुम्हारी चिट्ठी बहुत अच्छी थी, सीरियस ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे हमें जल्दी बातें करनी होंगी, हो सकता है कोई बीच में आ टपके। तुम्हारा निशान? तुम्हारे निशान को क्या हुआ? रॉन ने पूछना शुरू किया, लेकिन हरमाइनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हम तुम्हें बाद में बता देंगे, आगे कहो सीरियस। अच्छा, मैं जानता हूँ कि जब यह दुखता है तो इसमें मजा नहीं आता होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बारे में चिंता करने की कोई बात है। यह पिछले साल भी तो हर समय दुखता रहता था, है ना? हाँ, और डंबलडोर ने कहा था कि जब भी वोल्डेमॉर्ट के मन में कोई सशक्त भाव आता है तो ऐसा होता है, हैरी ने कहा, और हमेशा की तरह रॉन तथा हरमाइनी के भ्राकुटियों को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए हो सकता है कि जिस रात को मुझे सजा मिली थी, शायद उसी रात को वह नाराज हुआ हो, सीरियस ने कहा। देखो, अब वह लौट आया है, इसलिए ऐसा ज्यादा बार होगा, हैरी ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से कहीं इसका संबंध अमृत के छूने से तो नहीं है? क्योंकि जब मैं उसके साथ सजा काट रहा था तब उन्होंने मुझे छुआ था। नहीं, मुझे नहीं लगता, सीरियस ने कहा। मैंने उसके बारे में सुना है और मुझे यकीन है कि वह प्राणभक्षी नहीं है। वह इतनी बुरी है कि प्राणभक्षी भी हो सकती है, हैरी ने स्याहे अंदाज में कहा, और रॉन तथा हरमाइनी ने सहमति में तेजी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग और प्राणभक्षी ही नहीं रहते हैं, सीरियस ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा। मैं जानता हूँ कि वह बुरी है। तुम्हें उसके बारे में रीमस की बातें सुननी चाहिए। क्या ल्यूपिन उसे जानते हैं? हैरी ने जल्दी से पूछा और अमरिज की उन टिप्पणियों को याद किया जो उन्होंने अपनी पहली क्लास में खतरनाक संकर जादूगरों और अर्धमानवों के बारे में की थी। नहीं, सीरियस ने कहा, लेकिन उसने 2 साल पहले नर भेड़िया विरोधी कानून का मसौदा तैयार किया था, जिसकी वजह से ल्यूपिन को नौकरी मिलना असंभव हो गया। हैरी को याद आया कि ल्यूपिन इन दिनों कितने फटेहाल दिख रहे थे। इसके बाद अमरीश के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। हरमाइनी ने गुस्से में कहा, वे नर भेड़ियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? मुझे लगता है उनसे डरती हैं, सीरियस ने कहा और उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से अर्धमानवों से वह नफरत करती है। उसने पिछले साल जल मानवों को पकड़कर उन पर टैग लगाने का अभियान छेड़ा था। जरा कल्पना करो कि जल मानवों को परेशान करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की जाए, जबकि क्रीचर जैसे घटिया लोग आजाद घूम रहे हों। रॉन हंसने लगा, लेकिन हरमाइनी विचलित दिखने लगी। सीरियस, उसने चिढ़ते हुए कहा, सच कहूं, अगर तुम क्रीचर के साथ थोड़ी कोशिश करो तो मुझे यकीन है वह अच्छी प्रतिक्रिया करेगा। आखिर अब उसके परिवार के तुम ही तो सदस्य बचे हो, और प्रोफेसर डंबलडोर ने भी तो कहा था। अमरीश की क्लासें कैसी चल रही हैं? सीरियस ने बीच में बोलते हुए पूछा। क्या वह तुम लोगों को अर्धमानवों को मारने का प्रशिक्षण दे रही है?
नहीं, हैरी ने कहा और हरमाइनी के चेहरे के आहत भाव को नजरअंदाज कर दिया जो क्रीचर की बात के कटने पर आ गया था। वे हमें जादू का इस्तेमाल ही नहीं करने दे रही हैं। रॉन बोला, हमें तो बस उन मूर्खतापूर्ण पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। सीरियस ने कहा, यह समझ में आता है। हमें मंत्रालय से अंदरूनी जानकारी मिली है कि फज तुम्हें युद्ध कला का प्रशिक्षण नहीं लेने देना चाहते हैं। युद्ध कला का प्रशिक्षण? हैरी ने अविश्वास से दोहराया। उन्हें क्या लगता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जादूगरों की कोई सेना बना रहे हैं? उनके हिसाब से तुम लोग यही कर रहे हो, सीरियस ने कहा। या उसे डर है कि डंबलडोर यही कर रहे हैं, अपनी निजी सेना बना रहे हैं ताकि वे जादू मंत्रालय पर कब्जा कर सके। इस बात के बाद खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, मैंने आज तक इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात नहीं सुनी। यह तो लूना लवगुड की बातों से भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण है। हरमाइनी ने आवेश में पूछा, तो हमें गुप्त कलाओं से रक्षा करना सीखने से इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि फज को यह डर है कि हम मंत्रालय के खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेंगे? हाँ, सीरियस बोला। फज को लगता है कि डंबलडोर शक्ति हथियाने के लिए कोई भी तरीका आजमाने से नहीं चूकेंगे। वह डंबलडोर के बारे में दिनों दिन दहशत में आता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि कुछ समय बाद वह डंबलडोर को किसी झूठे आरोप में गिरफ्तार करवा देगा। इससे हैरी को पर्सी की चिट्ठी की याद आ गई। क्या तुम्हें पता है कि कल के दैनिक जादूगर में डंबलडोर के बारे में कोई खबर छपने वाली है? रॉन के भाई पर्सी ने बताया कि ऐसी खबर छपने वाली है। मुझे नहीं पता, सीरियस ने कहा। पूरे वीकेंड में मैंने समूह के किसी भी सदस्य को नहीं देखा। वे सभी व्यस्त हैं। यहाँ सिर्फ मैं और क्रीचर हैं। सीरियस की आवाज में कड़वाहट भरी थी। तो तुम्हारे पास हैग्रिड के बारे में कोई खबर नहीं है? ओह, सीरियस ने कहा, देखो उसे अब तक लौट आना चाहिए था। किसी को भी ठीक से नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर उनके चेहरे पर आतंक के भाव देखकर उसने जल्दी से आगे जोड़ दिया, लेकिन डंबलडोर चिंतित नहीं है, इसलिए तुम तीनों भी चिंता मत करो। मुझे यकीन है कि हैग्रिड सही सलामत होगा। हरमाइनी ने धीमी और चिंता भरी आवाज में कहा, लेकिन उसे अब तक लौट आना चाहिए था, है ना? मैडम मैक्सिम उसके साथ थी। हमने उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि लौटते समय वे अलग अलग हो गए थे। इसका यह मतलब नहीं है कि वह घायल हो गया है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि वह सही सलामत नहीं है। हैरी, रॉन तथा हरमाइनी को अब भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। सुनो, हैग्रिड के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करना, सीरियस ने जल्दी से कहा। इससे लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाएगा कि वह नहीं लौटा है, और मैं जानता हूँ कि डंबलडोर ऐसा नहीं चाहते हैं। हैग्रिड बहुत सख्त है, वह बिल्कुल सही सलामत होगा। जब वे इस बात से भी खुश नजर नहीं आए तो सीरियस ने कहा, तुम्हारी अगली हॉग्समीड यात्रा कब है? मैं सोच रहा था हम स्टेशन पर कुत्ते के भेष में कामयाब हो गए थे, है ना? मैं सोच रहा था कि मैं हॉग्स नहीं। हैरी और हरमाइनी बहुत जोर से एक साथ बोले। हरमाइनी ने चिंता से पूछा, सीरियस, क्या तुमने दैनिक जादूगर नहीं पढ़ा? ओह, वह खबर, सीरियस ने मुस्कुराते हुए कहा। वे लोग हमेशा यह अनुमान लगाते रहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें दरअसल जरा भी पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि इस बार उन्हें पता चल चुका है, हैरी ने कहा। मैल्फॉय ने ट्रेन में हमसे एक बात कही थी। हमें लगता है कि वह जान गया है कि वह कुत्ता और कोई नहीं, तुम थे। सीरियस, उसके डैडी प्लेटफॉर्म पर थे। तुम जानते हो ना, लूसियस मैल्फॉय। तो तुम चाहे जो भी करो, यहाँ मत आना। अगर मैल्फॉय तुम्हें दोबारा पहचान लेगा। ठीक है, मैं समझ गया, सीरियस ने कहा और बहुत अप्रसन्न दिखने लगा। बस मन में एक विचार आया था। सोचा कि तुम्हें मुझसे मिलना अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हें दोबारा अज़्काबान भेज दिया जाए, हैरी ने कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, जिसमें सीरियस आंख की लपटों में से हैरी को देखता रहा। उसकी धसी हुई आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसने आखिरकार ठंडे लहजे में कहा, तुम अपने डैडी जैसे नहीं हो। इस जोखिम में जेम्स को मजा आया होता। देखो, अच्छा, अब मुझे चलना होगा। मुझे क्रीचर के सीढ़ियों से उतरने की आवाज सुनाई दे रही है, सीरियस ने कहा, लेकिन हैरी को यकीन था कि वह झूठ बोल रहा था। मैं तुम लोगों को समय लिखकर बता दूंगा कि मैं आग में दोबारा कब आ सकता हूँ, ठीक है? बशर्ते तुम लोग यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। एक हल्की सी खट्ट की आवाज हुई और जिस जगह पर सीरियस का सिर था वहां एक बार फिर लपटें फड़फड़ाने लगी।